बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको पीओएच बोलते हैं। पीओएच का मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। तो आज उसके पॉइंट्स को एक बार हम रिकैप करेंगे और फिर उस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है, ऑल टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। मतलब किसी इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई सी माइनस ई, इस इक्वेशन में चार टर्म है। फर्स्ट टर्म है y, सेकेंड टर्म है ए टी, थर्ड टर्म है बी टी स्क्वायर बाई सी और फोर्थ टर्म है ई। इस चारों टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो किसी इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं या तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पर देखिए, हमने ए में किसको ऐड किया है? टी स्क्वायर को। तो इसका मतलब टाइम के स्क्वायर में किसको ऐड किया? ए को। इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ए का डायमेंशन किसके बराबर हो गया? टी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर देखो, ए में घटाया गया है बी को और उसमें फिर ऐड किया गया है टी को। तो इस तीनों का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि टाइम में हमेशा टाइम ही ऐड होगा और टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, टाइम में हमेशा टाइम ही ऐड होगा या टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा। 5 सेकंड में आप 2 सेकंड घटाइए, ठीक है, तो टाइम में टाइम घटा सकते हैं, टाइम में टाइम जोड़ सकते हैं। टाइम में कभी भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं ऐड होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी माइनस और प्लस फॉर्म में है, इसका मतलब तीनों का डायमेंशन सेम होगा। तो जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन बी का होगा, वही डायमेंशन ए का होगा। इसका मतलब ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब आप पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन के अंदर थीटा होता है, ये बात सबको पता है। साइन के अंदर यहाँ पर थीटा के जगह क्या है? ए टी। तो यह जो ए टी है, ए टी को हम क्या समझेंगे? थीटा। ए टी को क्या समझना है? थीटा। तो ए टी का डायमेंशन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। साइन के अंदर ए टी माइनस बी टी स्क्वायर है, तो साइन के अंदर थीटा 1 माइनस थीटा 2 आप लोग पढ़ते होंगे। जैसे साइन के अंदर आप पढ़ते होंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये ए टी क्या है? ए टी को हम थीटा 1 मान लेंगे, बी टी स्क्वायर को थीटा 2 मान लेंगे। साइन के अंदर ये क्या हो गया? थीटा 1, ये क्या हो गया? थीटा 2। अगर मान लो साइन के अंदर लिखा हुआ है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, तो हम ए टी को मानेंगे थीटा 1 और बी टी स्क्वायर को थीटा 2, क्योंकि साइन के अंदर दो एंगल को जब हम घटाएंगे तो एंगल मिलेगा। साइन के अंदर हमेशा एंगल ही तो डालते हैं, साइन के अंदर हमेशा थीटा डालते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल है, इसको थीटा 1 मानेंगे, इसको थीटा 2। फिर देखिए, ये ई का मतलब हमने पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल नंबर, और नंबर पर हमेशा जो पावर डालते हैं वो नंबर ही डालते हैं। तो ये ई क्या है? एक नंबर है, संख्या है। यह ए टी क्या होगा? नंबर होगा। इसलिए हमने क्या लिखा? ए टी बराबर नंबर। तो ए टी अगर एक नंबर है तो ए टी का डायमेंशन 1 होगा, क्योंकि देखिए ए टी बराबर नंबर, तो ए टी बराबर नंबर, तो ए टी का डायमेंशन नंबर के डायमेंशन के बराबर होगा। लेकिन नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी 1 होता है। फिर है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म है y और सेकेंड टर्म है ए साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन में दो टर्म है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? किसी इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। इस इक्वेशन में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म है y, तो y का डायमेंशन किसके बराबर होगा? सेकेंड टर्म है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन साइन ओमेगा टी का डायमेंशन 1 होता है। साइन थीटा का डायमेंशन आपको पढ़ाया गया था 1 होता है। तो साइन ओमेगा टी का मतलब साइन थीटा का डायमेंशन 1 होता है। तो इसका 1 हो गया, तो क्या बच गया? ए इंटू 1 ए। तो y का डायमेंशन किसके बराबर हो गया? ए के बराबर, क्योंकि साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन 1 होता है। ठीक है, तो y का डायमेंशन ए के बराबर हो गया। चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
सम न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, अगर y का मान किसके बराबर है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट, जहां y क्या है विस्थापन है, एंड t इज टाइम, जहां t क्या है समय है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, तो a और b का डायमेंशन निकालें। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, फिर इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। यदि y बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर हो, जहां y विस्थापन हो और t समय हो, तो a और b का बीमा निकालें, यानी डायमेंशन निकालें। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन y इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, जो दिया गया है इक्वेशन है वो क्या दिया गया है, y बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया गया इक्वेशन है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किसी इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन में 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन बराबर होगा। पहला टर्म है y, तो y का डायमेंशन किसके बराबर होगा, दूसरे वाले टर्म के यानी 80 के, और इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, तीसरे वाले टर्म यानी बी टी स्क्वायर के। तो तीनों का डायमेंशन हमने सेम कर दिया, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन होता है। अब जिसका डायमेंशन पता है उसके डायमेंशन को लिख दीजिए, और जिसका डायमेंशन नहीं पता है उसके डायमेंशन को छोड़ देना है, ठीक है। हमको y का डायमेंशन पता है, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो y का डायमेंशन l हो जाएगा, लेंथ के बराबर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ फैमिली का मेंबर है। ए का डायमेंशन निकालना है, तो ए का डायमेंशन नहीं पता है तो ए को हमने ए ही लिख दिया। लेकिन स्मॉल टी का मतलब टाइम है, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो इसका डायमेंशन मैंने लिख दिया। जिसका नहीं पता है उसको छोड़ दो, बी का नहीं पता है तो बी को मैंने छोड़ दिया। लेकिन टी स्क्वायर इसका डायमेंशन पता है तो इसको लिख दिया टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। यहां मानने के बाद अब क्या करेंगे, पहला और दूसरा से, फ्रॉम 1 एंड 2, पहला और दूसरा से देखिए क्या इक्वेशन है, l बराबर 80, ये इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप देखिए तो l बराबर क्या है 80, तो यहां से a बराबर क्या निकलेगा, यहां से a बराबर निकलेगा l बाई टी। इस t को हटा के नीचे कर दो तो a का डायमेंशन क्या मिलेगा l बाई टी, t को फिर ऊपर कर दो t माइनस 1, क्योंकि यहां पर 1 पावर है तो ऊपर जाके -1 होगा, तो l t माइनस 1, ए का डायमेंशन निकल गया। अब देखिए बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, पहला और दूसरा से ए का डायमेंशन निकल गया, पहला और तीसरा से बी का डायमेंशन निकलेगा। तो फ्रॉम 1 एंड 3, पहला क्या है एल और तीसरा क्या है बी टी स्क्वायर, एल बराबर बी टी स्क्वायर, तो बी का डायमेंशन होगा एल बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर करो टी माइनस 2, तो ए का और बी का डायमेंशन निकल गया। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से हमने सॉल्यूशन किया, एकदम इजी है। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एसआई यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले बताओ ए का डायमेंशन क्या निकला एल टी माइनस 1, और बी का डायमेंशन क्या निकला एल टी माइनस 2। तो डायमेंशन के मदद से भी हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ ए, यानी ए का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, देखिए एल का मतलब लेंथ, और लेंथ का ऐसा मात्रक मीटर है। टी का मतलब टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, इस पर पावर -1 मीटर पर सेकंड। और बी का ऐसा ही मात्रक निकल जाएगा बी के डायमेंशन से, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो डायमेंशन से भी हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द एबव क्वेश्चन व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज डू दे रिप्रेजेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में ए और बी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और बी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए ए का डायमेंशन निकला है LT-1, इसका मतलब ए वेलोसिटी है, स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड का भी डायमेंशन LT-1 होता है। और बी का डायमेंशन निकला LT-2, इसका मतलब बी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। ए कौन सा है, वेलोसिटी, चूंकि LT-1 निकला, और बी क्या है, एक्सेलरेशन, LT-2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब where y is displacement and t is time, then find the dimension of A, B and C। यदि y बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब हो, जहां y विस्थापन हो और t समय हो, तो A, B और C का बीमा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन, जो दिया गया है। क्या दिया गया है, y बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। अब हम क्या यूज करेंगे, POH यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें 4 टर्म है, चारों का डायमेंशन सेम होगा। फर्स्ट टर्म y, इसका डायमेंशन, सेकेंड टर्म AT, इसका डायमेंशन, थर्ड टर्म BT स्क्वायर, इसका डायमेंशन, और फोर्थ टर्म CT क्यूब, इसका डायमेंशन। चारों का डायमेंशन बराबर लिखेंगे। अब यहां करने के बाद आपको जिसका डायमेंशन पता है उसका डायमेंशन लिखिए, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ते चलिए। y का डायमेंशन L होगा क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट है। ए का नहीं पता है, छोड़ दो। टाइम का t लिख दो, b का छोड़ दो, t स्क्वायर लिखो, c का छोड़ दो, टाइम का डायमेंशन t, तो t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद आप इसको 1 2 3 4 मान लीजिए। अब पहला और दूसरा से आपको a का वैल्यू मिलेगा। पहला और दूसरा देखिए, L बराबर AT, तो A बराबर L/T, LT-1। फिर पहला और तीसरा से देखो, पहला को देखो, तीसरा को देखो, L बराबर BT स्क्वायर है, L बराबर किसके है, BT स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 3 यानी पहला और तीसरा से B बराबर हो जाएगा L/T स्क्वायर, LT-2। फिर पहला और चौथा से देखो, पहला क्या है L और चौथा क्या है CT क्यूब। तो L बराबर CT क्यूब, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा L/T क्यूब यानी LT-3। तो पहला और चौथा से C का डायमेंशन निकल गया। बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ E इक्वल टू अल्फा m प्लस बीटा m इनवर्स LT-2 प्लस गामा m LT-1 वेयर E इज एनर्जी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। यह एक समीकरण दिया गया है, E बराबर अल्फा m प्लस बीटा m इनवर्स LT-2 प्लस गामा m LT-1, जहां E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का मतलब वर्क होता है, वर्क का डायमेंशन mL²T-2। तो अल्फा बीटा और गामा का डायमेंशन निकालना है। तो इसको भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बनाएंगे। देखिए इसका आंसर गिवन, गिवन मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है, E बराबर अल्फा m प्लस बीटा m इनवर्स LT-2 प्लस गामा m LT-1, ये समीकरण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, इस समीकरण में 4 पद हैं। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस इक्वेशन, तो चारों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन E, सेकेंड टर्म है अल्फा m, थर्ड टर्म है बीटा m इनवर्स LT-2 और फोर्थ टर्म है गामा m LT-1। इस चारों का डायमेंशन बराबर करिए। अब जिसका डायमेंशन पता है उसका डायमेंशन लिखते चलिए और जिसका नहीं पता है उसको छोड़ते चलिए। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा mL²T-2। अल्फा का नहीं पता है, अरे अल्फा बीटा गामा को तो निकालना है ना, अल्फा का नहीं पता है, अल्फा को अल्फा ही लिख दो।
m को m लिखो, बीटा बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिख दो। अब क्या करो, 1 2 3 4 मान लो। अगर अल्फा का वैल्यू निकालना है तो पहला और दूसरा से मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पहला और दूसरा से अल्फा का मान कितना मिलेगा। तो अल्फा का मान निकालने के लिए इस m को यहाँ से हटा के इसके नीचे डालना होगा। तो ml²t-2 बाई m, m कैंसिल, क्या निकल गया, l²t-2। तो अल्फा का बीमा मिल गया। अब पहला और तीसरा को लेकर चलो, पहला यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। बीटा का मान निकालना है तो ये जो 3 टर्म है इसको उठा के इसके नीचे डालना होगा। तो बीटा का मान निकल जाएगा ml²t-2 और इसके नीचे में ये चला जाएगा m इनवर्स l(t-2). अब सॉल्व कैसे करेंगे, t-2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर देखो m पर पावर 1 है और नीचे में m पर पावर -1 है। चूंकि बेस सेम है तो ये -1 ऊपर जाके +1 होगा, तो 1 अब +1 कितना हो जाएगा 2, तो m² हो गया। अब l पर पावर 2 है और l पर पावर 1 है, ये 1 जाके इसमें घटेगा तो l पर पावर 1 बचेगा। अब पहला और चौथा से गामा का मान निकलेगा, पहला यहाँ पर है, ठीक है, और लास्ट वाला यानी चौथा यहाँ पर है। यहाँ से गामा का मान निकालने के लिए ये जो ml(t-1) है इसको हटा के किसके नीचे डालना होगा, इसके नीचे। तो गामा का मान हो जाएगा ml²t-2 बाय ml(t-1). तो mm कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो l²/l क्या हो गया l, ये -1 ऊपर जाके +1 होगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ f = at + bt² + ct/d + t²। यह एक इक्वेशन है जहां f क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी का डायमेंशन निकालना। इस समीकरण में 4 पद हैं, 4 टर्म्स हैं। पहला पद है f, दूसरा पद है at, तीसरा टर्म है bt² और चौथा टर्म है ct/d + t²। ये समूचा एक टर्म मानेंगे, ठीक है। तो 4 टर्म है, चारों का डायमेंशन सेम करना होगा। तो चलिए हम चारों का डायमेंशन सेम करते हैं। इसका आंसर देखिए, गिवन क्या दिया गया है, f = at + bt² + ct/d + t²। यह समीकरण दिया गया है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में 4 टर्म है, चारों का डायमेंशन बराबर करिए। f का डायमेंशन at के बराबर होगा, at का डायमेंशन bt² के बराबर होगा और bt² का डायमेंशन ct/d + t² के बराबर होगा। अब जिसका डायमेंशन पता है उसको लिखिए, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। तो f का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2। a का डायमेंशन निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। टाइम का डायमेंशन t हो गया। b का डायमेंशन नहीं पता है तो b को b ही लिख दीजिए। टाइम का स्क्वायर है तो t²। यहाँ पर देखो c का डायमेंशन निकालना है तो c को c लिख दिया। टाइम का डायमेंशन t हो गया। अब नीचे में देखिए क्या ट्रिक है, यहाँ पर समझने वाला चीज़ है। d में किसको ऐड किया गया है, t² को। ध्यान से देखिए, नीचे में d में किसको जोड़ा गया है, t² को। तो आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दो भौतिक राशि को तभी हम जोड़ सकते हैं या तभी हम घटा सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब d का डायमेंशन t² के बराबर होगा। देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा भी है, d का डायमेंशन t² के बराबर क्यों होगा। यहाँ पर हमने लिखा है d का डायमेंशन t²। चूंकि d में t² को जोड़ा गया और दो फिजिकल क्वांटिटी कब ऐड होगा, जब दोनों का डायमेंशन सेम। तो ये टाइम का स्क्वायर है तो ये भी तो टाइम का स्क्वायर है, इसका डायमेंशन t² है तो इसका भी डायमेंशन t²। अब सोचो t² में t² जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, t² ही मिलेगा।
टी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड स्क्वायर जोड़ोगे तो सेकेंड स्क्वायर मिलेगा ना, जैसे 2 सेकेंड स्क्वायर में 3 सेकेंड स्क्वायर जोड़ेंगे तब 5 सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। ठीक, तो सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड स्क्वायर जोड़ेंगे सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या मिलेगा? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रहता तो भी टी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। जैसे टी प्लस टी बराबर क्या होगा? टी, यानी टाइम में टाइम जोड़ेंगे फिर टाइम जोड़ेंगे तो टाइम ही मिलेगा। 2 सेकंड में आप 3 सेकंड जोड़िए फिर 5 सेकंड जोड़िए तो आपको सेकंड ही मिलेगा। तो यहां पर डी प्लस टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। फिर से समझिए कि इसका डायमेंशन है टी स्क्वायर, इसका भी वही डायमेंशन होगा और जोड़ने के बाद भी वही रहेगा। अब देखिए, एक टी कैंसिल हो गया, सी बाई टी, इधर हो गया बी टी स्क्वायर, यहां पर एक टी कैंसिल होने पर क्या बचेगा? सी बाई टी। बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख दिए। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब पहला और दूसरा से ए का डायमेंशन मिल जाएगा, पहला और तीसरा से बी का डायमेंशन मिलेगा, पहला और चौथा से सी का डायमेंशन मिलेगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहला और दूसरा से ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2 बाई टी, ये टी का पावर 1 है, यहां पर घटेगा जाके तो -3 हो जाएगा। पहला और तीसरा से देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा से बी का डायमेंशन, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, यहां से बी बराबर निकालना है बी का डायमेंशन, तो टी स्क्वायर को यहां से हटा के इसके नीचे डालना होगा। तो बी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 2 बाई टी स्क्वायर, ये 2 जाके यहाँ घटेगा एल टी माइनस 4 होगा। पहला और चौथा से सी का डायमेंशन मिलेगा, सी का डायमेंशन निकालने के लिए इस टी को यहाँ भाग में है इधर आके गुना में लाना होगा, तो एल टी माइनस 2 इंटू टी। अब देखो यहाँ दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो यहाँ -2 है यहाँ 1 है, जोड़ोगे तो -1 होगा। तो इस तरह से ए बी सी का डायमेंशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ v इक्वल टू, देखिए इक्वेशन पढ़िए, इफ v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाय रो, इसको रो पढ़ते हैं इस सिंबल को, इसको क्या पढ़ते हैं? गामा, इसको पढ़ेंगे p, इसको पढ़ेंगे रो। तो v बराबर क्या दिया गया है? अंडर रूट गामा p बाय रो, वेयर माने जहां, जहां v क्या है? वेलोसिटी है, p क्या है? प्रेशर है, और रो क्या है? डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ गामा, तो किसका डायमेंशन निकालना है? गामा का। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इस इक्वेशन को पहले क्या दिया गया? गिवन v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाय रो, जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब जरा सोचिए गामा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो गामा का डायमेंशन निकालने के लिए गामा को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ डालना होगा। इस इक्वेशन में 2 ही टर्म है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तभी गामा के ऊपर जो रूट है ये हटेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा? भी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर, और इधर जो है रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? गामा पी बाई रो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये भी स्क्वायर इंटू रो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? गामा पी। अब गामा का मान निकालना है तो पी को इसके नीचे डाल दो, तो गामा बराबर क्या हो गया? भी स्क्वायर रो बाई पी। अब गामा आ गया एक तरफ, बाकी चला गया दूसरे तरफ, तो गामा का डायमेंशन इसके बराबर होगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल हुआ है। इस इक्वेशन में कितना टर्म है? 2 टर्म। तो पहला टर्म है गामा,
इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, दूसरा टर्म है v² रो बाय पी, इसके बराबर। v का मतलब होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, तो इसका होल स्क्वायर होगा। रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन आप टेबल 2 से देख लीजिएगा, मास बाय वॉल्यूम यानी ml-3 होगा। और p का मतलब प्रेशर, प्रेशर का भी डायमेंशन आप टेबल 2 से देख लीजिएगा। वैसे तो हमने बोला था पूरा टेबल 2 याद करने, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको याद करो। प्रेशर का डायमेंशन हो गया ml-1 T-2। अगर नहीं याद होगा तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, प्रेशर का मतलब फोर्स बाय एरिया, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, इतना सा तो मेहनत करना पड़ेगा अगर नहीं याद है तो। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए LT-1 का होल स्क्वायर है, तो L पर स्क्वायर यानी L², और यहाँ पर देखो -1 है और यहाँ 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, यहाँ ml-3 हो गया, नीचे में ml-1 T-2 हो गया, m कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो L पर पावर 2 है, L पर पावर -3 है, ये बेस सेम है, पावर जुटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो गया -1। तो ये जो 2 है, L का पावर 2 है और L पर पावर -3 है, ये ऐड होके कितना हो गया, L पर पावर -1, फिर क्या रह जाएगा, T पर पावर -2, नीचे में क्या हो गया, L पर पावर -1 इंटू T पर पावर -2, ये L-1 कट गया, T-2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 को हम लिख सकते हैं m0 L0 T0, क्योंकि किसी भी चीज़ पर 0 पावर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। इसका मतलब गामा क्या है, गामा डायमेंशनलेस है, गामा का डायमेंशन क्या निकला, m0 L0 T0, इसका मतलब गामा का कोई डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ p + a/v² इंटू v - b इक्वल टू nRT, यह एक इक्वेशन है। वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ मोल, r इज गैस कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। इस पूरे इक्वेशन में हमको a और b का डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि p + a/v² इंटू v - b इक्वल टू nRT, यह एक समीकरण है जहाँ p प्रेशर है यानी दाब, v वॉल्यूम है यानी आयतन, n नंबर ऑफ मोल है यानी मोलों की संख्या, r गैस कांस्टेंट है यानी गैस नियतांक, एंड t टेम्परेचर है यानी तापमान है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब देखिए, फ्रॉम POH यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप जानते हैं कि दो भौतिक राशि को तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पर पहला वाला जो ब्रैकेट है इसको देखो, इसमें हमने प्रेशर में किसको ऐड किया है, a/v² को, इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशन a/v² के बराबर होगा। जब भी दो भौतिक राशि जुटता है तो दोनों का डायमेंशन बराबर होता है, तो प्रेशर का डायमेंशन a/v² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ सेकेंड वाले ब्रैकेट में देखो, वॉल्यूम में आपने किसको घटाया है, b को, इसका मतलब वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ही घटेगा ना, इसका मतलब b का डायमेंशन v के बराबर होगा। दो भौतिक राशि तभी घटेगा जब उसका बीमा बराबर हो, तो वॉल्यूम का बीमा यानी वॉल्यूम का डायमेंशन b के बराबर होगा। तो हम लोग यही काम करेंगे कि p का डायमेंशन किसके बराबर होगा, a/v² के, p का डायमेंशन होगा a/v² के बराबर। अब a का डायमेंशन निकालना है तो v² को यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो a का डायमेंशन हो गया pv²,
P का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, यानी ml-1T-2, और V मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन L³ होता है, लेकिन यहाँ V पर स्क्वायर है, यहाँ V पर स्क्वायर है, तो L³ पर स्क्वायर यानी L पर पावर 6 होगा, 3 और 2 गुना होगा, 3 दूना 6। या ध्यान दीजिएगा, V का मतलब वेलोसिटी नहीं है, V का मतलब वॉल्यूम है, और आयतन का क्या होता है डायमेंशन, L³, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो A का डायमेंशन हो गया ml-1T-2 इंटू L6। अब यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, -1 में 6 जोड़ोगे तो 5 बचेगा, तो ml-5T-2। अब देखो वॉल्यूम का डायमेंशन B के बराबर होगा, चूंकि वॉल्यूम में B को घटाया गया है, तो B का डायमेंशन हो गया वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम का कितना होता है, L³, तो A का भी डायमेंशन निकल गया, B का भी डायमेंशन निकल गया। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। इफ y इक्वल टू C1 sin C2t, अगर y का मान किसके बराबर है, C1 sin C2t, जहां y डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ C1 एंड C2। तो अब देखिए गिवन क्या दिया गया है, y बराबर C1 sin C2t, यह समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में 2 ही टर्म है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों का बीमा बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन बराबर कर दो, y का डायमेंशन L हो जाएगा, क्योंकि y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है L। C1 इंटू साइन C2t, C1 का डायमेंशन नहीं पता है तो C1 को हमने C1 लिखा, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का डायमेंशन 1 होता है। साइन, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको थीटा बोलो, साइन थीटा का डायमेंशन 1 होता है। इसका मतलब C1 का डायमेंशन कितना निकल गया, L। अब ध्यान दीजिए, ये जो साइन के अंदर क्या है, थीटा, इसका मतलब साइन के अंदर जो C2t है, ये C2t क्या है, थीटा है। साइन के अंदर क्या होता है, थीटा, लेकिन यहां क्वेश्चन में साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, C2t, तो C2t अगर थीटा के बराबर है तो C2t का डायमेंशन थीटा के बराबर होगा। C2 का डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन टाइम का डायमेंशन t होगा और थीटा का डायमेंशन 1, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, और जिसका डायमेंशन नहीं होता उसके डायमेंशन को 1 लिखा जाता है। C2 का डायमेंशन हो जाएगा 1/t, t-1। तो इस तरह आपको C1 का भी डायमेंशन मिल गया, C2 का भी मिल गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर y बराबर C1 sin C2t हो, अगर y बराबर C1 sin C2t हो, जहां y क्या है डिस्प्लेसमेंट और t क्या है टाइम, तो C1 और C2 का डायमेंशन निकालना है। तो यहां पर देखिए साइन के अंदर C2t, ये जो C2t है यही तो थीटा है, तो इसको थीटा मानिएगा तो वहां से C2 का डायमेंशन मिल जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर यूज करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा साइन थीटा है ये तो डायमेंशनलेस है, तो C1 का डायमेंशन y के बराबर होगा, यानी L के बराबर। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से C1 का डायमेंशन मिल जाएगा, और C2t को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो वहां से C2 का डायमेंशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन द एबव क्वेश्चन फाइंड द SI यूनिट ऑफ C1 एंड C2। ऊपर वाले प्रश्न में C1 और C2 का SI मात्रक निकालना है। तो C1 का डायमेंशन L निकला, तो C1 का SI मात्रक लेंथ के बराबर होगा, यानी मीटर। और C2t अगर थीटा है तो C2 बराबर θ/t, C2t का मान अगर थीटा है तो C2 बराबर क्या निकलेगा, θ/t। तो C2 बराबर अगर θ/t है तो थीटा का SI मात्रक रेडियन होता है और टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है, तो C2 का SI मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो C1 का SI मात्रक हो गया मीटर, कैसे, तो C1 का डायमेंशन है L, तो L का मात्रक मीटर। C2 का डायमेंशन है t-1, यहां देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में C2 का डायमेंशन है t-1, तो इसका SI मात्रक सेकेंड -1 आना चाहिए, लेकिन डायमेंशन कभी कभी धोखा देता है। आपको हम थ्योरी में ही पढ़ाए थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI मात्रक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
एक फॉर्मूला से और एक डायमेंशन से। डायमेंशन से जब भी आप निकालते हैं तो वो ठीक ही निकलता है, लेकिन कभी कभी धोखा भी देता है डायमेंशन, इसलिए हमेशा कोशिश करिए फॉर्मूला से निकालने का, ठीक है। तो C1 का डायमेंशन L है तो हमने यहां से मीटर लिख दिया, लेकिन C2 का डायमेंशन T-1 है। यहां से अगर सेकेंड इनवर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां भी कहीं एंगल का रिलेशन आ गया तो वहां पर आपको फॉर्मूला से ही निकालना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि C2T का वैल्यू है थीटा, C2 बराबर θ/t, थीटा का डायमेंशन 1 होता है तो इसलिए ये 1/t यानी T-1 हो गया, लेकिन थीटा का SI मात्रक रेडियन होता है तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका SI यूनिट। तो आज हमने 10 क्वेश्चन पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड, हमने 10 क्वेश्चन देखा। अगला लेक्चर मेरा परसों होगा, उसमें भी आपको और न्यूमेरिकल दिखाएंगे। सारा न्यूमेरिकल एक जगह लिखिए, उसको खुद से बनाइए और जहाँ नहीं समझ में आता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछिए। वीडियो जब देखते हैं तो कैसा लगता है उसको कमेंट में करके ज़रूर बताइए, तभी आपके लिए हम अच्छा वीडियो लेक्चर बना पाएंगे। हमारे लिए मोटिवेशन क्या होगा? आपका कमेंट्स। आप अगर कमेंट करिएगा सर बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमको उससे एनर्जी मिलेगा, हम और अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। तो आप ये बात ज़रूर करें और मेहनत से पढ़ाई करिए। ये यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी तो लगभग ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और थ्योरी बचा है, लेकिन अभी पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगले क्लास में भी न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है। अभी 1-2 क्लास और न्यूमेरिकल चलेगा, तब फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा और न्यूमेरिकल बताएंगे, तब ये चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। तो अभी टाइम है इस चैप्टर को ख़त्म होने में। अभी जो भी कुछ पढ़ाया मैंने थ्योरी उसको अच्छे से पढ़ो, और जो भी न्यूमेरिकल आज मैंने 10 न्यूमेरिकल बताया, अगले क्लास में और भी न्यूमेरिकल चलेगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तब आप किसी बुक से जब बनाइएगा तो आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू।